हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं मनोज और आप देख रहे हैं पॉलिस्कोप। आज के इस सेशन में हम पॉलिटिकल थ्योरी के एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को समझेंगे, जहां पे हर कंट्री, हर स्टेट अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट होने का दावा रखती है। लेकिन इस डेमोक्रेसी होने को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सके, कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी कंट्री जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है या डेमोक्रेटिक स्टेट है। तो आज के सेशन में हम समझेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है, किस तरह से इवोल्व हुआ, एंड कुछ प्रोमिनेंट थिंकर्स इसके बारे में किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, एंड बेसिक फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। सो डेमोक्रेसी इन सिंपल वर्ड्स मीन जहाँ पे जो रूलर्स है उनको इलेक्ट किया जाता है लोगों के द्वारा, वहाँ के नागरिकों के द्वारा। द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल and democracy is also known as rule by the people. okay, how ये वर्ड ओरिजिनेट होता है, डेमोक्रेसी ओरिजिनेट होता है ग्रीक टर्म्स डेमोस और क्रेटोस से। डेमोस जिसका मतलब है पीपल यानी लोग, और क्रेटोस जिसका मतलब है पावर, मतलब ऐसी पावर जो लोगों के द्वारा दी गई है। तो डेमोक्रेसी में पावर लोगों द्वारा सौंपी जाती है, दी जाती है रिप्रेजेंटेटिव को, उन लीडर्स को जिसको वो चुनते हैं उनको पावर दी जाती है। तो मीन्स अल्टीमेटली जो पावर है वो लोगों के पास है। तो इट इज़ रूल बाय द पीपल। बट क्या हम इस फैक्ट्स को कि सभी जहाँ पे भी इलेक्शन हो रहे, जहाँ पे भी लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, क्या हम इसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ यहाँ पे लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, लोगों ने अपना वोट दिया है तो ये डेमोक्रेसी है? सिर्फ वोट देना या इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का प्रूफ है? सो इफ दैट ब्लाइंड बिलीफ विल रिजल्ट टू डिक्टेटरशिप, कि आप सिर्फ आपने इलेक्शन हो कंडक्ट हो गए, आपने अपना वोट दे दिया, अब जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, अगर आप बस इस कंसेप्ट को एक बार आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके दोबारा उनसे कुछ क्वेश्चन नहीं रेज किया, तो ये जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी, ये लीड करता है टूवर्ड्स डिक्टेटरशिप, टूवर्ड्स अथॉरिटेरियनिज्म, है ना। अगर आप उसको दोबारा से पार्टिसिपेट एक्टिवली डेमोक्रेसी में नहीं करेंगे, क्वेश्चंस नहीं रेज करेंगे, तो ये एक डिक्टेटरशिप की ओर बदल जाता है डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का एवोल्यूशन किस तरह से होता है? तो 5th सेंचुरी BC में जब एथेंस यानी ग्रीस में जो हम देखा कि वहाँ पे एक पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था, जहाँ पे जो सिटीजन्स थे वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते थे लॉ मेकिंग प्रोसेस में, पॉलिटिकल स्फेयर में, पॉलिटिकल डिबेट्स में, डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन वहाँ सिटीजन का सिंपली मीनिंग था मैन, not women, not slaves, not foreigners are allowed to take participation in that political debates or discussions or in the any law making processes। तो जिसमें कि औरतों, महिलाओं को या फिर जो स्लेव गुलाम थे और साथ में जो फॉरेनर्स थे उनको अलाउड नहीं किया गया था। सिटीजन मीन्स ओनली द मैन। सो इस थ्योरी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी जहाँ पे कोई रूलर नहीं था, लोग खुद से, जो सिटीजन मीन्स मेल, वो खुद इकट्ठे होके एक प्लेस पे असेंबली ऑर्गेनाइज करके किसी भी लॉ मेकिंग लॉ के ऊपर डिस्कशन करते थे, उसको अप्लाई करना है या नहीं करना है। सो इसके ऊपर डिस्कशंस करते थे, कोई रूलर नहीं था, कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था। तो जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मीन डायरेक्ट लोग ही जो है वो खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड देन आफ्टर इसके बाद में इवोल्व होता है मैग्ना कार्टा, जो रेस्ट्रिक्ट करता है किंग्स की एब्सोल्यूट पावर को, राजाओं की जो एब्सोल्यूट पावर है, जो मोनैर्क्स है उनकी जो एब्सोल्यूट पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। यूके में ये मैग्ना कार्टा आता है, इंग्लैंड में, जिसको ग्रेट चार्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ग्रेट चार्टर क्या था कि जो राजा की एक्सट्रीम पावर्स थी उसको लिमिट करता है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि राजा जो है अपनी पावर्स का आर्बिट्रेरी रूल ना कर सके, मतलब एक बिल्कुल डिक्टेटर की तरह रूल ना कर सके। एंड देन आफ्टर 18th-19th सेंचुरी में फ्रेंच और अमेरिकन रिवॉल्यूशन से राइट्स का जो और फ्रीडम का जो कंसेप्ट आता है। एंड 20th सेंचुरी में जहाँ पे अडल्ट सफरेज मीन्स सभी को इक्वल वोटिंग का ऑप्शन मिलता है, जो भी अडल्ट है सभी को वोट करने का राइट मिलता है बिना किसी जेंडर, रेस या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट करते हुए। तो ये जो इस तरह से जो डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ हैं वो इवोल्व होती हैं। एंड कुछ इसेंशियल फीचर हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि कोई स्टेट डेमोक्रेटिक है या फिर नहीं। तो द फर्स्ट वन इज़ मेजर डिस्कशन टेकन बाय द इलेक्टेड लीडर। डेमोक्रेसी में जो मेजर डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाते हैं।
सो डेमोक्रेसी जहाँ पे फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर कहाँ पे होगी, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके पास जो है फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रहेगी, लोगों के पास नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल कि जैसे 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के द्वारा जो थे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो वहाँ पे मिलिट्री कू के द्वारा उसको हटाया गया, एंड जो मेन रूल है उसको अपने कंट्रोल में किया गया, एंड जो भी उनके द्वारा कोई दूसरे लीडर बैठाए गए वो सिर्फ उनके नॉमिनेटेड हेड हैं, जिसको मेनली रूल कौन कर रहे हैं, मिलिट्री। तो देखिए क्या ऐसे सिस्टम को जहाँ पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनको आप हटा दें, जहाँ पे रूल जो है मेन जो अथॉरिटी है वो किसी दूसरे के पास में आ जाए, जैसे इस केस में मिलिट्री के पास है, तो क्या फिर हम इसको जो है वो डेमोक्रेसी का नाम देंगे? या फिर हम मान लेते हैं कि जैसे म्यांमार में जहाँ पे जो मिलिट्री है उनके द्वारा कू करके या अभी 2021 में जो 2020 के रिजल्ट्स थे उनको दरकिनार करते हुए जो मिलिट्री है उसने क्या किया कि जो सत्ता में पावर है जो उसको हटा दिया गया, आंग सान सू की जो गवर्नमेंट है उसको हटा दिया गया कि ये इलेक्शन जो है इनके द्वारा जस्टिफाइड नहीं है, और खुद से वो पावर जो उनके हाथों में आ गई। तो क्या हम फिर इस तरीके को डेमोक्रेसी का नाम देंगे? तो बोलते हैं नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो फाइनल अथॉरिटी है वो तो इलेक्टेड लीडर के पास है नहीं है, तो फिर हम इन बेसिस पे जो है उसको डेमोक्रेसी नहीं मानेंगे। नेक्स्ट वी हैव फेयर एंड फ्री इलेक्शन कंपटीशन। इलेक्टरल कंपटीशन जो है वो फेयर और फ्री होना चाहिए, है ना, जहाँ पे किसी भी तरीके से इलेक्शन को इन्फ्लुएंस ना किया जा सके। सो इलेक्शंस आर नॉट इनफ फॉर इलेक्शन टू बी डेमोक्रेटिक, द रियल चॉइस मस्ट बी देयर। ओके, सिर्फ इलेक्शन होना डेमोक्रेसी का एक फीचर नहीं है। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया, जहाँ पे यूएस के कहने पे कि जब यूएस ने एलिगेशन लगाए नॉर्थ कोरिया पे कि यहाँ पे तो डिक्टेटरशिप है, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने आप को डेमोक्रेटिक स्टेट प्रूव करने के लिए इलेक्शन कंडक्ट करवा दिए, एंड इलेक्शंस में एक ही चेहरा है, दैट इज़ किम जोंग। ठीक है जी, तो जिनकी पार्टी को जो है वो 100% वोटिंग मिला, सो मीन्स कोई दूसरा उनके अगेंस्ट कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं है। इस तरह से चाइना में जहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस जो है सुप्रीम ऑर्गन है चाइना में, लॉ मेकिंग बॉडी का, लेजिस्लेटिव पावर्स है उनके पास में, मेजर इश्यूज़ को डिसाइड करता है। तो बोलते हैं कि जब इसके इलेक्शंस होते हैं तो चाइना को जहाँ पे कोई दूसरा कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरा पार्टी ही नहीं है, तो फिर बोलते हैं कि क्या यहाँ पे फेयर चॉइसेस है, यहाँ पे क्या मीडिया फ्री है? ओपोजिशन पार्टी को तो अलाउड ही नहीं है। रूलर्स के पास जो मस्ट है वो फेयर चांस ऑफ लूजिंग, कि जो रूलर्स है उनके पास भी तो फेयर चांस होना चाहिए हारने का, जहाँ यहाँ पे तो कोई चांस ही नहीं है उनके हारने का, जबकि लीडर ही एक है, पार्टी ही एक है, तो फिर किस तरह से वो हारेगी? तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए? इलेक्शंस फ्री और फेयर होने चाहिए, जहाँ पे ओपोजिशन पार्टी को भी वैल्यू की जाए, जहाँ पे मीडिया पे किसी एक रूलिंग पार्टी का या किसी और तरीके से जो है उसको इन्फ्लुएंस ना किया जाए। नेक्स्ट वी हैव 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि एक पर्सन एक वोट और उसकी बराबर वैल्यू जो है वो सबके लिए होनी चाहिए। सो बिकॉज डेमोक्रेसी बेस है पॉलिटिकल इक्वालिटी पे, जहाँ पे सभी इक्वल हैं, तो फिर बोलते हैं कि सभी सिटीजन्स के पास इक्वल राइट्स है वोट करने का, जो भी एडल्ट्स हैं, एवरी वन हैव द राइट टू वोट एंड एवरी वोट मस्ट हैव इक्वल वैल्यू, सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई रिच है कोई पुअर है तो रिच का एक वोट मतलब 2 पुअर के वोट के बराबर, है ना, या फिर कोई एलीट क्लास है या कोई पॉलिटिशियन है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी, गरीब के वोट की वैल्यू कम होगी, कोई आम नागरिक है उनके वोट की वैल्यू कम होगी। तो बोलते ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। लाइक सऊदी अरब में हम देखते हैं 2015 तक क्या था कि जो वुमेन है दे डिडंट वोट, है ना, वो वोट ही कास्ट नहीं कर सकती हैं। या फिर हम यूएस का देखें, प्रीवियस अर्लियर यूएस में देखें तो वहाँ पे जो ब्लैक अमेरिकन है उनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, या अपार्टहाइड लॉ जो है साउथ अफ्रीका में देखिए तो वहाँ पे भी जो है वो राइट्स नहीं दिए गए, जो ब्लैक पीपल है उनको राइट नहीं दिए गए, उनको कास्ट ये उनके क्लास बेस्ड जो थे उनके साथ में रंग भेद जो है वो किया जाता रहा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो जब तक ये प्रॉब्लम रहेंगी तब तक उसको हम डेमोक्रेसी का नाम नहीं देंगे। सो सम कंट्रीज़ जहाँ पे माइनॉरिटी फेस करती है वोटिंग में कि उनको वोट करने का राइट नहीं है, या फिर उनके वोट की वैल्यू को समझा नहीं जाता है एज़ पर विद द मेजोरिटी, या फिर कोई सर्टन ग्रुप्स है, कोई स्पेशल है, कोई लीड्स है, कोई कॉर्पोरेट्स लीडर है, कोई किसी भी फील्ड के लीडर है ना, किसी भी मिलिट्री ऑफिसर्स है, या फिर कोई
दूसरी फील्ड से आते हैं, तो बोलते हैं कि सभी के वोट्स की वैल्यू जो वो इक्वल होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के वोट की वैल्यू जो वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो इट मीन्स डेमोक्रेसी में होना चाहिए 1 पर्सन 1 वोट एंड इक्वल वैल्यू फॉर एवरीवन। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी में होना चाहिए रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल्स को फॉलो किया जाए और जो राइट्स हैं किसी दूसरे के राइट्स को उसको भी रिस्पेक्ट किया जाए। डेमोक्रेसी इज़ नॉट ओनली अबाउट इलेक्शन, इवन एन इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन बिकम अथॉरिटेरियन। सिर्फ इलेक्शन होने से उसको डेमोक्रेसी का नाम नहीं दिया जा सकता है, जैसे कि हमने अभी नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल देखा। लेकिन हम यहाँ पे एक और एग्जांपल हमारे पास में है, जैसे जिम्बाब्वे, जहाँ पे रॉबर्ट मुगाबे जो 1980 से लगभग 2017 तक जो था वो रूल करते रहे। तो इलेक्शंस तो होते रहे, लेकिन जो ओपोजिशन पार्टी उनको हरास किया गया है ना, मीडियाज़ को कंट्रोल किया गया, कोर्ट के डिसीजन तक को सरपास किया गया। तो बोलते हैं कि इस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करके या लॉज को वायलेट करके अगर इलेक्शंस के बाद भी कोई पार्टी आती है तो वो कम्प्लीटली डेमोक्रेसी नहीं है। जब तक इन चीज़ों पे गवर्नमेंट जो पावर में बैठे हैं लोग उनका कंट्रोल रहेगा तो उसको हम डेमोक्रेसी का नाम नहीं देंगे। सो इवन दाउ इलेक्शन वर कंडक्टेड, डेमोक्रेसी वाज वीकन। दिस मीन्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट रिक्वायर, क्या क्या डेमोक्रेसी में होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी। जहाँ पे अगर माइनॉरिटी को भी सप्रेस किया जाए तो वहाँ पे उनकी वोट की वैल्यू 0 हो जाएगा, उनको इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। तो बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए जो किसी कास्ट, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे काम ना करे, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। एंड राइट्स को गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी हो, किसी के अगर फ्रीडम या किसी के राइट्स को वायलेट किया जाता है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट का। तो अगर ऐसा सिस्टम है तभी हम उसको नाम देंगे डेमोक्रेसी का। एंड नेक्स्ट वी सी क्लासिकल और मॉडर्न डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है। तो क्लासिकल डेमोक्रेसी जैसे कि हमने देखा एथेंस में जिस तरह से था, जहाँ पे जो सिटीजन है वो पार्टिसिपेट करते हैं, बट सिटीजन मीन्स ओनली मेल, नॉट फीमेल, नॉट स्लेव्स एंड नॉट फॉरनर्स कैन पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिकल स्फेयर। तो यहाँ पे कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लोग डायरेक्टली वोट कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी का नाम हम देते हैं कि लोग डायरेक्टली लॉ मेकिंग प्रोसेसेस में काम कर रहे हैं। एंड कोई भी इंटरमीडिएटरी मतलब किसी भी तरह से कोई रिप्रेजेंटेटिव, कोई बीच बिचौलिया का काम नहीं है, लोग खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर जो है वो काम कर रहे हैं। दिस मॉडल सर्वाइव ओनली इन टुडे इन लिमिटेड फॉर्म्स। यहाँ पे हम देखते हैं स्विट्ज़रलैंड में या फिर यूएस की कुछ स्टेट्स में भी आज ये जो मॉडल है वो अभी तक है। इस मॉडल में क्या है कि जिस तरह से स्विट्ज़रलैंड में अगर कोई मीन्स लोग चाहते हैं कि किसी लीडर को हटाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार इलेक्शन हो गई, लाइक इन इंडिया इलेक्शन हो गया एक बार तो अब 5 साल तक हम उसको लीडर को हटा ही नहीं सकते। तो स्विट्ज़रलैंड या फिर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या प्रोविज़न होते हैं कि आप इलेक्शन उस लीडर को हटा भी सकते हैं, है ना, उस लीडर को हटाया भी जा सकता है अगर लोग जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट होकर वोटिंग करें, रेफरेंडम के थ्रू करें, स्पेशल असेंबली लोग करते हैं, सिग्नेचर कैंपेन जिनके द्वारा चलाया जाता है। तो इस तरह से एक्टिवली पार्टिसिपेट करके लोग जो उस लीडर को हटा भी सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। और किसी मुद्दे पे पार्लियामेंट के लॉज को जो लोग हैं वो नागरिक जो वो चैलेंज कर सकते हैं। लोग अगर उसको चाहे कोई नया लॉ बनाना चाहते हैं तो लोग खुद जो है इकट्ठे होकर किसी अपने एक सिग्नेचर फॉर्म के थ्रू, मेजोरिटी के थ्रू जो है उसको अप्रूव करके किसी पार्लियामेंट में वो बिल उस लॉ को लेके आ सकते हैं। और किसी भी लॉ को इस तरह से रोल बैक भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है। मीन्स लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे रखता है। और इसके मीडियम क्या हो सकते हैं, रेफरेंडम हो सकता है, असेंबलीज हो सकती हैं, कैंपेन्स हो सकते हैं जहाँ पे लोग डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट करें। सो ये है हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट भी है पार्टिसिपेटरी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोग सिर्फ इलेक्शन में वोट करते हैं, उसके बाद जो पावर है वो सौंप दी जाती है कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को। तो इसको नाम दिया जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जैसे लाइक इंडिया में है, जैसे हमने वोट किया और अपने जो लोकल स्तर पे जो एमएलए है, या हम अगर ग्राम स्तर की बात करें, विलेज लेवल की बात करें, पंचायत लेवल पे, तो यहाँ पे सरपंच वगैरह हो गया, प्रधान जो सिस्टम है ना, एमएलए एमपी, तो हम वोट कर रहे हैं इनको। और अब हमारे बिकॉज ये हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे हक के लिए ये लड़ेंगे। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी ऑपरेट्स थ्रू रिप्रेजेंटेशन। सिटीजन्स इलेक्ट लीडर एंड मेक डिसीजन ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, सिटी लोग जो है लीडर चुनते हैं और वो लीडर जो है उनके बिहाफ पे जो है वो फैसले लेता है। सो ये मॉडल प्रेवलेंट है आज की प्रेजेंट डे जो डेमोक्रेसीज है, लाइक इंडिया, यूएस, यूके एंड मैनी मोर कंट्रीज, है ना। तो यही सिस्टम जो है वो फॉलोअप किया जाता है। लेकिन सिर्फ
रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूसेज अ न्यू क्वेश्चन। रिप्रेजेंटेशन जो रिप्रेजेंटेटिव जो डेमोक्रेसी है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या आपके द्वारा जो चुना हुआ लीडर है, डू रिप्रेजेंटेटिव ट्रूली रिफ्लेक्ट द विल ऑफ पीपल, क्या वो लोगों की विल को रिप्रेजेंट करते हैं, क्या लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा ही करते हैं। आप प्रेजेंट डे सोसाइटीज़ का सर्वे कर सकते हैं, प्रेजेंट डे सोसाइटी का एनालिसिस कर सकते हैं, क्या हमारे द्वारा जो चुने हुए लीडर हैं हमारी उन समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं, क्या हम जो चाहते हैं उस तरह से उनके द्वारा किया जा रहा है। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। या सिर्फ ऐसा हो गया है कि हमने वोट किए और वोट करके जो चुन के आए हुए जो रिप्रेजेंटेटिव हमने चुन लिए वो एक ग्रुप बन गया, एलीट ग्रुप, है ना। डू द एलीट ग्रुप कंट्रोल द सिस्टम, कि वो जो एलीट ग्रुप बन गया अब वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, हमारी पावर को हमारी अगेंस्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है। तो बोलते हैं इसमें ये दिक्कत जो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रहती है, जो हम देखने को भी मिलता है। ऐसा नहीं कि हम इसको एनालाइज नहीं कर सकते। हम देखते हैं कि जो लीडर हमने चुन लिया 5 सालों तक चुन लिए गए और उसके बाद वो मुड़ के जो है वो जनता की आवाज़ तक नहीं सुनते हैं, है ना, या जनता को हरास किया जाता है, खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे और लोगों के लिए जो है वो ट्रैफिक जाम भी कर दिया जाता है। इस तरह के कई सारे मुद्दे हैं जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एक एलीट कंट्रोल की फॉर्म में जो है वो तैयार होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ मॉडल्स डेमोक्रेसी के, इसके अलावा जैसे लिबरल डेमोक्रेसी है जिसको बोला जाता है डोमिनेंट मॉडल, जो प्रेजेंट सोसाइटी में हमें देखने को मिलता है। सो इट कंबाइंस फ्री फेयर इलेक्शन होना चाहिए लिबरल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, सभी लॉज के सामने जो है लॉ कानून की नज़र में सभी इक्वल हों, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो सभी के, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट्स एंड द सेंटर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के। थिंकर्स लाइक जॉन लोकी जो कहते हैं कि गवर्नमेंट का काम क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एग्जिस्ट टू प्रोटेक्ट द नेचुरल राइट्स। तो इनके द्वारा जो जॉन लोकी के द्वारा नेचुरल राइट्स कौन कौन से थे, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी एंड थर्ड राइट, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमने ये प्रीवियस सेशंस में हमने कंप्लीट किया हुआ है बार बार, तो आप हमें बताएंगे कि थर्ड राइट कौन सा था। दो हमने बात किया, राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट साथ में मोंटेस्क्यू बोलते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। ये जो कंसेप्ट है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, ये दिया गया मोंटेस्क्यू के द्वारा, इनके द्वारा जो था वो इसको एम्फेसाइज किया गया। एंड जेएस मिल जो डिफेंड करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को एज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये डेमोक्रेसी अगर है तो फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वहाँ पे होना चाहिए, तभी हम उसको डेमोक्रेसी का नाम दे सकते हैं। सो लिबरल डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग कि मेजोरिटी तो रूल करती है बट माइनॉरिटी के राइट्स का भी ख्याल पूरी तरह से रखा जाता है। इलीट थ्योरी इज डेमोक्रेसी एन इल्यूजन। सो इलीट थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि क्या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ है या फिर ये बस एक इल्यूजन है। सो जिसमें थिंकर्स लाइक विल्फ्रेडो पैरेटो एंड गेटानो मोस्का, रॉबर्ट मिशेल ये आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी जो है ना ये एक मिथ है, सिर्फ एक कल्पना है। मिशेल के अकॉर्डिंग अपनी ये बुक इन हिज बुक पॉलिटिकल पार्टीज 1911 में जो इनके द्वारा लिखी गई, इसमें ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज आयरन लॉ ऑफ ओलिगैरिकी। ओलिगैरिकी एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लास जो है सोसाइटी को डोमिनेट कर रही है, जहाँ पे कुछ एक ग्रुप जो है सोसाइटी को डोमिनेट कर रहे हैं। तो एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगैरिकी सेज दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इवन डेमोक्रेटिक वंस इवेंचुअली बिकम कंट्रोल्ड बाय स्मॉल एलीट ग्रुप्स। तो इनका ये जो लॉ है आयरन लॉ ऑफ ओलिगैरिकी, ये कहता है कि चाहे कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो चाहे वो डेमोक्रेटिक भी है, वो धीरे धीरे एक कंट्रोल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम नाम देंगे, जिसको कंट्रोल किया जाएगा कुछ एक एलीट ग्रुप्स के द्वारा, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो किसी भी तरह से ग्रुप हो, कॉर्पोरेट से ही क्यों ना हो। वो बोलते हैं कि एक ऐसे ग्रुप में वो चेंज हो जाएगा। तो ये है ओलिगैरिक का कंसेप्ट। ये क्वेश्चन रेज करते हैं कि आर वी रूल्ड बाय द पीपल और बाय द पॉलिटिकल एलीट्स। डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन रेज करते हुए कहते हैं कि हमें कुछ जिन लोगों को हमने चुना है वो लोग हम पे रूल कर रहे हैं, या सोसाइटी रूल कर रही है स्टेट पे, या फिर जो हम लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है जो कुछ एक एलीट्स बन गए, पॉलिटिकल एलीट्स जिनको नाम देंगे, क्या वो लोगों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे रेज करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ऐसा मॉडल जिसमें जो है लोग जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें, डू नॉट जस्ट वोट एवरी 5 ईयर, सिर्फ 5 साल में एक बार वोट करके आप भूल गए बाकी 5 साल कि अब क्या आप पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। जैसे कि कई बार हम
हम आस पड़ोस में या हमारे फ्रेंड सर्कल में या हम ही खुद कई बार कह देते हैं कि हमारा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। तो बोलते हैं कि सिर्फ ऐसा होना कि सिर्फ इलेक्शन दे के भूल जाना कि हमने तो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, अब हमें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है। तो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, अगर ऐसा है तो फिर डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे हम उसको, है ना। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी होना चाहिए जहाँ पे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। अगर आप सिर्फ 5 साल में एक बार वोटिंग करके भूल गए और कोई क्वेश्चन रेज नहीं करते हैं तो जो फिर वो एक अथॉरिटेरियन रिजीम बन जाएगा। सो दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग इन द पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लोग जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में। जीन रूसो इसको कहते हैं कि इफ दैट रियल फ्रीडम लाइज इन डायरेक्ट पार्टिसिपेशन, कि रियल फ्रीडम तो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन में है। जैसे कि हम एथेंस वाला कंसेप्ट देखते हैं जहाँ पे लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी किस तरह से हो सकता है, जहाँ पे लोग असेंबल हो, किसी चाहे विलेज लेवल पे बात हो, है ना, कि लोग खुद से अपने गांव के मुद्दे लेके आए, अपनी पंचायत के मुद्दे लेके आए, उसमें बात करें, नेताओं को क्वेश्चन रेज करें। ऐसा नहीं है कि वो जो भी डिसीजन ले उसको माना ही जाए, उसको क्वेश्चंस करें, क्वेश्चन रेज करें। अगर आप क्वेश्चन रेज करना बंद करते हो तो वो अथॉरिटेरियन रिजिम है जहाँ पे वो एलीट एक ग्रुप बन जाएगा जो डोमिनेट करेगा सोसाइटी पे। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में होना चाहिए लोगों के फोरम्स होने चाहिए, ग्रास रूट मूवमेंट्स होनी चाहिए, एंड किसी भी मुद्दे पे हो गया अगर आपको सही नहीं लगता है तो लोगों को आगे आना चाहिए, पॉलिटिशियंस को भी पूछना चाहिए और ख़ुद भी मूवमेंट्स को जो है वो लॉन्च करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, चाहे जिस तरह से विलेज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो विलेज पंचायत का कंसेप्ट है, अर्बन लोकल बॉडीज़ का कंसेप्ट है। तो बोलते हैं कि इसीलिए है ताकि लोगों की जो नागरिकों की जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाया जा सके। सो डेमोक्रेसी मस्ट बी लिव्ड नॉट जस्ट वोटेड। तो रूसो कहते हैं कि डेमोक्रेसी को जीना है मतलब आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए। सिर्फ एक बार वोट करने से उसके बाद क्या नेताओं को कोई क्वेश्चन नहीं करना है, बोलते आप उनको क्वेश्चन रेज करिए जहाँ पे भी आपको गलत लगता है, आप कॉन्शियस रहिए। नेक्स्ट भी है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी मीन्स वोटिंग राइट्स, बट व्हाट अबाउट इकोनॉमिक इनक्वालिटी। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ये तो कहता है कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट मिले, अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट हो, लेकिन इकोनॉमिक इक्वालिटी का इनइक्वालिटी का क्या। सो कार्ल मार्क्स इसको कहते हैं क्रिटिसाइज लिबरल डेमोक्रेसी एज बोर्गोइज डेमोक्रेसी। कार्ल मार्क्स कहते हैं जो लिबरल की डेमोक्रेसी है ये सिर्फ बोर्गोइज मीन्स एलीट क्लास जो है ये बस उनकी डेमोक्रेसी है, उनके लिए लोकतंत्र है जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच सिर्फ उनके लिए है, जहाँ पे राइट सिर्फ उनके प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ये सिर्फ इलीट ग्रुप्स का है। इफ़ वेल्थ कंट्रोल मीडिया इलेक्शन एंड पॉलिसी इज डेमोक्रेसी ट्रूली इक्वल। क्योंकि अगर इकोनॉमिक इक्वालिटी सोसाइटी में रहेगी तो सिर्फ वेल्थ के बेस पे, पैसे के बेस पे जो मीडिया को भी कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इलेक्शंस को भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। जैसे हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई नेता जो है वो इलेक्शंस में जो है वो पैसा बांट रहा है या कुछ और सुविधाएं जो है इलेक्शन के टाइम पे लोगों को फ्री में बांटी जाती है। तो देखिए क्या अगर ये इन्फ्लुएंस करेंगे तो क्या फिर वो डेमोक्रेसी क्या इक्वल है, क्या वो लोकतंत्र सही है। फिर ऐसा लोकतंत्र कहाँ पे है जहाँ पे जो है जो कुछ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। सो इंडिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे वॉर्न करते हैं कि पॉलिटिकल इक्वालिटी विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी इज़ अनस्टेबल। कि पॉलिटिकल इक्वालिटी तो अनस्टेबल रहेगी जब तक सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं आती है, जब तक कास्ट बेस्ड, जेंडर बेस्ड, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या लैंग्वेज बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते रहेंगे, और जब तक इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल इक्वालिटी इज़ नथिंग, है ना। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है वो स्टेबल नहीं रह सकेगी। डेमोक्रेसी मस्ट रिलाई ऑन सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस भी होनी चाहिए सोसाइटी में, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वली सबको ट्रीट किया जाए, ये भी कंसेप्ट सोसाइटी में होना चाहिए। एंड वी हैव देखते हैं अभी कि प्रेजेंट डे में इन डिजिटल एज में इस डेमोक्रेसी का क्या महत्व रह जाता है। सो डेमोक्रेसी इन डिजिटल एज रेफर्स टू हाउ इंटरनेट, सोशल मीडिया, AI एंड डिजिटल टेक्नोलॉजीज आर ट्रांसफॉर्मिंग डेमोक्रेटिक पॉलिसीज। तो प्रेजेंट डे में किस तरह से जो सोशल मीडियाज़ है, AI है, किस तरह से डेमोक्रेसी को अफेक्ट करते हैं। कि जहाँ पे डेमोक्रेसी पहले टाइम में सिर्फ न्यूज़पेपर कैंपेन्स होते थे या पोस्टर चिपका दिए जाते थे, रैलीज ऑर्गेनाइज की जाती थी, या पार्लियामेंट तक जो है जो डेमोक्रेसी है वो सीमित रहती थी। लेकिन आज हर बच्चे तक, हर मोबाइल्स में, हर हाथ में मोबाइल्स है और हर मोबाइल्स में जो है वो
इंटरनेट फैसिलिटीज़ है, एआई का यूज़ हो रहा है, तो इलेक्शंस को या पॉलिटिकल जो भी आइडियोलॉजी जो है उसको आराम से जो है वो मैनिपुलेट किया जा सकता है। सो डेमोक्रेसी आज के टाइम में डिजिटल कैंपेन्स हो रहे हैं, डाटा एनालिटिक्स का यूज़, डाटा का यूज़ किया जा रहा है ना, एआई एल्गोरिथम्स है, जहाँ पे एल्गोरिथम का यूज़ करके आपको एक पार्टी की जो आइडियोलॉजीज है उसको ज़्यादा दिखाया जा रहा है, दूसरे को कम दिखाया जा रहा है। डिजिटल स्पेसेस है, तो ये सारे ना पॉलिटिकल एरिना बन चुके हैं, पॉलिटिकल अखाड़े बन चुके हैं, पॉलिटिकल रैलीज बन चुकी है एक तरह से ऑनलाइन में। सो फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, एल्गोरिथम मैनिपुलेशन, डाटा सर्विलांस किया जाता है, लोग क्या पसंद करें क्या नहीं पसंद करेंगे ये भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट एंड कोऑपरेशन कलेक्ट यूज़र्स डाटा, है ना, यूज़र का डाटा कलेक्ट करके उसको किस तरह से अपने फेवर में जो है कन्वर्ट किया जा सके, तो इन सब का यूज़ जो है प्रेजेंट ये डिजिटल एज जो है वो चैलेंज एक लेके आती है। नेक्स्ट इज कंक्लूजन में हम क्या, सो डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ सिस्टम, डेमोक्रेसी कोई एक सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे हर कोई अपने आप को ये फील कर सके कि वो भी गवर्नेंस का एक पार्ट है, जहाँ पे लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। डेमोक्रेसी ये कहता है कि कोई भी जो है वो रूल करने के लिए बोर नहीं हुआ और ना ही कोई उसको फॉलो करने के लिए या उसको ओबे करने के लिए बोर हुआ है, सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, कोई किसी से सुपीरियर या इन्फीरियर ना हो, ऐसा लोगों में फीलिंग्स हो। तो बिकॉज ये काफ़ी स्ट्रगल से हमें मिला है आज का जो डेमोक्रेटिक कंसेप्ट है, हमने एथेंस से लेकिन आज प्रेजेंट डे जहाँ एथेंस में जहाँ पे सिर्फ मेल को ही सिटीजन माना जाता है, फीमेल स्लेव्स या फिर फॉरेनर्स को उसमें एक्सेप्ट नहीं किया गया, जो पॉलिटिकल स्फेयर है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था। वहाँ से फिर जो स्ट्रगल हुआ है, जो इवोल्यूशन हुआ है, जहाँ पे राइट्स मिले हमें, जस्टिस का कंसेप्ट, फ्रीडम के कंसेप्ट आए, तो काफ़ी स्ट्रगल से ये जो डेमोक्रेसी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास में है इसको बचाए रखना है। तो बोलते हैं कि कब तक इसको बचाए रखेंगे, तब तक ये बचा रह सकता है जब तक लोग जो है क्वेश्चन रेज करते रहेंगे, अथॉरिटीज़ को क्वेश्चन करेंगे, तब तक ये डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनी रहेगी। और जब लोग क्वेश्चन रेज करना छोड़ देते हैं, लोग ये कह देते हैं कि हमें इससे क्या है ना, या हमें ये राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो उस वक्त ये डेमोक्रेटिक जो सिस्टम है ये कन्वर्ट हो जाता है अथॉरिटेरियन रिजिम में। बिकॉज ये एक ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक रात में ख़त्म हो जाएगी, एक दिन में ये ख़त्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे जब लोगों की हैबिट बन जाती है कि वो रूल ही किए जाएं, कोई दूसरा उनको रूल ही करे और वो उनको क्वेश्चन भी रेज ना करें, तब ये व्यवस्था धीरे से जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। सो एंड में हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेमोक्रेसी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी वजह से सर्वाइव नहीं करती है, इट सर्वाइव बिकॉज ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल। जब तक लोग जागरूक हैं, व्हेन अनटिल द पीपल स्टॉप क्वेश्चनिंग, जब तक लोग क्वेश्चन पूछना बंद कर देंगे तब डेमोक्रेसी जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। So this was our topic for today. Hope so you find it useful, and if so do like, share the video and subscribe the channel. कोई भी क्वेरी या फीडबैक अगर आप देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे ईमेल पे हमें राइट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।